क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 72, एक मौका। मैथ्यू रुका और मुड़ गया। जब उसने उसे देखा तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। क्या ऐसा है? उसने कहा। मई के बाद उसकी नजर थोड़ी देर के लिए घूमी और कुछ फीट दूर तैरती हुई भूत लड़की पर जा टिकी। वह वहीं रुककर देखती रही। उसने खुद को आश्चर्यचकित पाया। यह पहली बार नहीं था कि जब वह यहाँ नहीं थी तो वह कहाँ गायब हो गई। कैसे वह बिना किसी निशान के अंदर और बाहर चली गई। क्रिश्चियन ने मई के बगल में कदम रखा। हम गंभीर हैं। वह लेनॉक्स की कार है। चाबियां सौंप दो या हम पुलिस को बुला रहे हैं। मैथ्यू ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। पुलिस? वह लेनॉक्स की निगाहों से मिला। आप चाहते हैं कि वे मेरे लिए पुलिस बुलाएं? इससे लेनॉक्स तनावग्रस्त हो गया। यह गलतफहमी है। वह कार मैथ्यू की है। इसके बाद सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए कोई नहीं बोला। तब मैथ्यू की ओर देखते ही कैथरीन की आंखें सिकुड़ गईं। बेशक, मुझे पता होना चाहिए था। लेनॉक्स के पिता ने हमेशा आपका पक्ष लिया है, उसने अपनी बाहें जोड़ते हुए कहा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके पास कनेक्शन है, इसका मतलब यह नहीं है कि कानून उसी तरह काम करता है। फिर वह एलिसा की ओर मुड़ी। पुलिस को बुलाओ। एलिसा ने संकोच नहीं किया। उसने अपना फोन निकाला। नहीं, वह कार मैथ्यू की है, लेनॉक्स ने एलिसा का फोन पकड़ते हुए कहा। फिर उसने कैथरीन की ओर देखा। हमें कार्यक्रम स्थल पर जाना चाहिए। उसने उस पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। यह देखकर कैथरीन ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो, मुझे उससे बात करनी है। अकेले में? कैथी, मैंने भौहें चढ़ा लीं। आप क्या कर रहे हो? कैथरीन ने आह भरी। यह ठीक है। ऐसा नहीं है। अरे मैथ्यू, तुम कहाँ जा रहे हो? कैथरीन ने कहा जब उसने अचानक मैथ्यू को अपने से दूर जाते देखा। घटना के लिए, मैथ्यू ने लापरवाही से कहा। अब तक भूत लड़की पहले से ही उसके बगल में मंडरा रही थी। मुझे उस औरत की गंध पसंद नहीं है, भूत लड़की ने बुदबुदाया। मैथ्यू ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ कैथरीन पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, कैथरीन ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ है, मैथ्यू ने कहा और उससे दूर जाने लगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अरे रुको, कैथरीन ने कहा। वह जानती थी कि मैथ्यू पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही वास्तविक था। उसने दांत पीस लिए। ठीक है, मैं बस माफी मांगना चाहती हूँ, उसने इस बार अपनी आवाज तेज कर दी। मैंने कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। आप क्या कर रहे हैं? आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं? वह इसके लायक नहीं है। कैथरीन ने अपना हाथ आजाद कर लिया। मुझे इसे संभालने दो। एलिसा उसके सामने आ गई। आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहे हैं। उसने जानबूझकर लेनॉक्स को शर्मिंदा किया। कैथरीन ने मैथ्यू से आंखें मिलाते हुए उनकी ओर देखा। मुझसे बात करो। अकेले में, उसने कहा। फिर वह मैं और एलिसा की ओर मुड़ी। कृपया अंदर मेरा इंतजार करें। मैथ्यू बीच में ही रुक गया। उसकी निगाहें उस पर टिकी थीं। उसने अपने होंठ भींचे, स्पष्ट रूप से किसी बात पर बहस कर रहा था। इससे पहले कि वह हल्का सा सिर हिलाता, एक धड़कन बीत गई। अच्छा। वह मुड़ा और एक साइड हॉलवे की ओर चलना शुरू कर दिया, जो होटल के एक शांत हिस्से की ओर जाता था जहां से कर्मचारी आमतौर पर गुजरते थे। कैथरीन ने बिना एक शब्द बोले अपने दोस्तों से आगे निकलकर उसका पीछा किया। हॉलवे ज्यादातर खाली था। कुछ सर्वरों पर गाड़ियां चल रही थीं और कुछ सजावटी डिस्प्ले बाद के लिए लगाए गए थे। एक सफाई दल का सदस्य वहां से गुजरा और दूसरी ओर जाने से पहले विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। मैथ्यू तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक वे उस कोने तक नहीं पहुंच गए जहां सर्विस हॉल घुमावदार था।
फिर वह रुका और उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों ने अंतरिक्ष का निरीक्षण किया और हर चीज का मूक मानसिक नोट्स ले लिया। वह दो आत्माओं को आपातकालीन निकास के पास झुकते हुए देख सकता था। एक टेबल लिनेन से भरी गाड़ी पर बैठी थी। दीवार के पास एक और हाथ उसके चेहरे पर दबाए हुए थे, जैसे वह घंटों से रो रही हो। ज्यादातर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कुछ ने देखा। इसके बाद मैथ्यू उस भूत लड़की की ओर मुड़ा जो कैथरीन के आसपास मंडरा रही थी। भूत लड़की ने कहा, यह सड़ा हुआ नहीं है, बस अप्रिय है। कितना अजीब है। हालांकि मुझे यह वास्तव में पसंद नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मैथ्यू ने पूछा। जाहिर है सवाल कैथरीन के लिए था। मैं उस उपहार वाली चीज के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। यह सोचना मेरे लिए असभ्य था कि आप। उसने गहरी सांस ली। कि आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता था कि आप सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मैथ्यू ने एक भौं उठाई। यह सब क्या है? कैथरीन ने मैथ्यू के चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखी और इसे आगे बढ़ने के संकेत के रूप में लिया। उसने कहा, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। मैं अब यह जानता हूं। और हाल ही में मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए मुझे खेद है। उसने उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति का परीक्षण किया। मेरा मतलब यह है, उसने कहा। आप हमेशा मेरे लिए मौजूद रहे हैं और मैंने इसकी उस तरह से सराहना नहीं की जैसी मुझे करनी चाहिए थी। मैं नहीं चाहता कि चीजें इसी तरह बनी रहें। वह झिझक रही थी, सावधानी से लेनॉक्स का नाम लेने से बच रही थी। अब उसे बड़ा करने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आखिरी चीज जो उसे चाहिए थी वह यह थी कि मैथ्यू यह सोचे कि वह केवल लेनॉक्स के कारण ऐसा कह रही थी। वह बात नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। मैथ्यू की नजर उस पर टिकी रही। दोस्त? बात सपाट निकली। लगभग विदेशी। मन ही मन वह हंसा। दोस्त? अपने पिछले जीवन में वह उसके लिए बहुत पीछे झुक गया था। उसने एक बार भी उसे अपना दोस्त नहीं कहा। वह एक नौकर था जो उसके लिए कॉफी लाता था, उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करता था और उसकी समस्याओं को ऐसे हल करता था जैसे कि यह उसका पूर्णकालिक काम हो। उसने सोचा कि दोस्ती का यही मतलब है। वह बहुत अंधा था, शर्मनाक रूप से अंधा। और अब वह उसे वह उपाधि ऐसे दे रही थी जैसे वह कोई उपहार हो। उसका जबड़ा तनावग्रस्त हो गया। उसकी त्वचा के नीचे जलन रेंग रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। कैथरीन ने उसकी अभिव्यक्ति में बदलाव देखा। इसके बारे में कुछ बात ने उसे असहज कर दिया। उसका पेट कस गया। क्या वह क्रोधित था? क्यों? फिर इसने उसे मारा। वह कभी भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। वह और अधिक चाहता था। यह वास्तव में इसी बारे में था। बिल्कुल। वह एक छोटा सा कदम और करीब बढ़ी। और उसने थोड़ा सा बदलाव करते हुए कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूं। मैं हर चीज के बारे में सोच रही हूं। आप अतीत में मेरे साथ कितने ईमानदार रहे हैं। वह आगे बढ़ी और उसे देखते हुए अपने कान के पीछे बालों का एक गुच्छा घुमाया। इसने मुझे प्रेरित किया। तो मैंने कुछ तय किया। मैंने इसके बारे में सोचा और मैं आपको एक मौका देने को तैयार हूं, उसने कहा। मेरे साथ रहना। वहां था। उसने यह कहा। यह सही लगा। उसे यकीन था कि वह वर्षों से यह सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। वह हमेशा से जानती थी कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। उसने व्यावहारिक रूप से इसे अपनी आस्तीन पर रखा था। उसने सोचा कि वह उस पर एहसान कर रही है। उसने सोचा कि इससे वह शांत हो जाएगा। कैथरीन उसे वह सब देने दे रही थी जो वह चाहता था। अंत में उसे उम्मीद थी कि वह मुस्कुराएगा, शायद खुशी से उछलने लगेगा। लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बिना कोई दूसरा शब्द कहे बस भ्रमित दिख रहा था। कैथरीन ने मन ही मन शाप देते हुए अपने होंठ भींच लिए। क्या वह इतना खुश था कि वह गूंगा हो गया और दूसरा शब्द भी नहीं बोल सका। मैं तुम्हें अपने साथ रहने का मौका दे रही हूं, उसने इस बार धीरे से कहा। उन्ह? मैथ्यू बुदबुदाया। दिलचस्प। क्या कहा आपने? कैथरीन ने पूछा। उसने जो सुना वह निश्चित नहीं थी। मैंने कहा,
क्या किसी गधे ने आपके सिर पर लात मारी या कुछ और? अध्याय 73 महिलाएं और गौरव। आप कैथरीन का चेहरा घूम गया। आपने अभी क्या कहा? उसने तुरंत मैथ्यू द्वारा लेनॉक्स के साथ किए गए हर काम के बारे में सोचा। सारा अहंकार, उपेक्षा, चालाकी। उसने एक सांस ली और खुद को दोहराया जैसे कि शायद वह उसे समझ नहीं पाया है। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं माफी मांग रही हूं। और मैंने आपको पहले ही हर चीज के लिए माफ कर दिया है। और मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूं। मेरे साथ रहने का मौका। क्या वह यही नहीं सुनना चाहता था? वह उसके चेहरे को धोने से किसी तरह की राहत की उम्मीद करते हुए इंतजार करती रही। कृतज्ञता शायद। लेकिन इसके बजाय मैथ्यू भड़क गया। आप बहरा हैं, उसने कहा। या सिर्फ बेवकूफ? क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूं? फिर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह उसके पास से निकल गया। मैथ्यू, रुको। वह रुक गया। आधा घूम गया। क्या? क्या कुछ और है? कैथरीन ने पलकें झपकाईं। मुझे समझ नहीं आया। मैं यहां माफी मांग रहा हूं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। और तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा अपमान किया हो। उसे खुश होना चाहिए। उसे वह मौका देने के लिए धन्यवाद। फिर भी वह वास्तव में। मैथ्यू ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर तेजी से सांस छोड़ी। जाहिर है यह उस भूत लड़की की वजह से था जो जोर जोर से उसके लिए जयकार कर रही थी। कितना कष्टप्रद है, उसने सोचा। आप भ्रमित हैं, उन्होंने कहा। कैथरीन झेंप गई। माफ करें? तुम्हें लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुमने माफी मांगी और मुझे अपने साथ रहने का मौका देने का फैसला किया? मैथ्यू ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ रहने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। इसलिए उस मौके का फायदा उठाओ और उसे छोड़ दो। जाओ अपने खेल खेलने के लिए किसी और को ढूंढो। यह उस पर एक तमाचे की तरह लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी छाती तेजी से उठी और गिरी। बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ उठाया और उसकी ओर घुमाया। मैथ्यू ने हवा में उसकी कलाई पकड़ ली। वहां कैमरे हैं, उन्होंने कहा। फिर से कोशिश करो और मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। तुम मुझे जाने दो। कैथरीन ने अपने हाथ को घूरकर देखा, फिर भी वह उसकी पकड़ में थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैथ्यू ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर वह मुड़ा और चला गया। वह स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रही। उसका हाथ उसकी तरफ झुक गया। मैथ्यू, उसने उसे बुलाया। मुझसे दूर जाने की हिम्मत मत करना। इस बार भी वह नहीं रुके। वह अपना पैर पटकते हुए उसके पीछे चलने लगी। मैथ्यू, मैं तुमसे बात कर रही हूं। फिर भी वह चलता रहा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कैथरीन दालान में अकेली खड़ी थी। जबड़े भिंचे हुए थे, आंखें चौड़ी थीं। उसे कुछ भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ। डीन और एडम की ओर बढ़ते हुए मैथ्यू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो सर्विस हॉलवे के ठीक बाहर इंतजार कर रहे थे। वे दोनों उचित सहायकों की तरह तैयार दिख रहे थे। मैथ्यू मन ही मन हंसा। उन्होंने सोचा होगा कि मैथ्यू कैथरीन को माफ कर देगा। उसे बिना पीछे देखे चले जाते देख उन दोनों को आश्चर्य हुआ। अरे कैथरीन, तुम्हें बुला रही है, डीन ने भौहें उठाईं। मैथ्यू ने उन्हें शर्मीली मुस्कान दी। डीन की टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने एडम की ओर देखा और कहा, आपकी सेवा के लिए धन्यवाद सज्जनों। आप उत्कृष्ट सहायक रहे हैं। एडम का जबड़ा भिंच गया। इसे मारो। इसे इतना अजीब बनाना बंद करो। हम ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। मैथ्यू ने कहा, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मैंने आपको अपनी सेवा देने के लिए धोखा दिया है। और यहां मैंने सोचा कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक था। आपने हमारे पैसों से घोटाला किया, एडम ने फुसफुसाया। क्या मैंने? मुझे ऐसा कुछ करने की याद कैसे नहीं आई? मैथ्यू ने कहा। फिर इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, उसने कहा, ठीक है, आपको पार्टी खत्म होने तक इंतजार करना होगा। आखिरकार आपको अभी भी मुझे घर तक ले जाना होगा। ठीक है, याद है मैंने आपको पहले क्या कहा था? मुझे बाद में इसकी आवश्यकता है। शीघ्र रहें। यदि आप हैं तो मैं आपको कुछ टिप दे सकता हूं। आप। इसके साथ ही
उन्होंने दोनों को लॉबी में खड़ा छोड़ दिया और कार्यक्रम स्थल की ओर चले गए, अपना निमंत्रण सौंपा और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। आपने कहा था कि हम उस महिला का उपयोग करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं, डीन ने पूछा। उसकी नजर कैथरीन पर पड़ी, जो वॉशरूम की ओर भागी। एडम ने दांत पीसते हुए कहा, उसे ध्यान पसंद है। उन्होंने कैथरीन के लेनॉक्स और मैथ्यू के पास आने की भविष्यवाणी की थी। आखिरकार वे दो व्यक्ति उसके सबसे बड़े समर्थक थे। किसने सोचा होगा कि मैथ्यू कैथरीन की उपेक्षा करेगा? वह चाहता होगा कि वह उससे भीख मांगे, जो शायद कैथरीन के घमंड के कारण नहीं हो पाया। उसकी निगाहें धुंधली हो गईं। तो फिर अब हम क्या करेंगे? डीन ने पूछा। एडम ने अपना फोन लेने और किसी को कॉल करने से पहले कहा, सरल। हम मैथ्यू को उस महिला को भुगतान करने को कहते हैं। इस बीच मैथ्यू अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उत्सव की ओर चला गया। अपने पिछले जीवन में वह इसी घटना में चमकते हुए शामिल हुआ था, क्योंकि कैथरीन ने उसे एक मौका दिया था। इस बार वह अलग वजह से चमक रहे थे। आखिरकार उसे वह सब कुछ कहने को मिल गया जिसे वह अब तक अपने पास रखने से रोक रहा था, सीधे उसके चेहरे पर। अरे कैथरीन कहाँ है? लेनॉक्स ने उसके पास चलते हुए पूछा। उसने करीब आने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन मैथ्यू दूरी बनाए रखते हुए पीछे हट गया। मैथ्यू ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई यह सोचे कि मैंने तुम्हें फिर से धक्का दिया। वह बाहर है। शायद दिल खोलकर रो रही है। उसे बताएं कि ग्लैम टीम सुधार करती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लेनॉक्स ठिठक गया, इसे संसाधित करने का प्रयास कर रहा था। तुमने उसके साथ क्या किया? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मैथ्यू ने एक छोटी सी हंसी निकाली। कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ था। छात्र अभी भी इधर उधर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, हंस रहे थे। लेनॉक्स की ऊंची आवाज पर तुरंत कुछ लोगों का ध्यान गया। आप यह क्यों कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया है? मैथ्यू ने पूछा। उसकी मुस्कुराहट अभी भी बरकरार है। हर जगह कैमरे हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो उन्हें जांचें। लेनॉक्स ने अपना जबड़ा भींच लिया। मैथ्यू निश्चिंत दिख रहा था, बहुत निश्चिंत। क्या कैथरीन ने उससे माफी नहीं मांगी? उन्हें उम्मीद थी कि दोनों एक दूसरे के बगल में समारोह की ओर चलेंगे, जिसमें मैथ्यू कैथरीन के अनुरक्षण के रूप में काम करेगा। फिलहाल मैथ्यू लापरवाह दिख रहा था और उसे यह पसंद नहीं आया। क्या कैथरीन ने इसे गड़बड़ कर दिया? क्या माफी पर्याप्त नहीं थी? क्या उसने फिर कोई बेवकूफी भरी बात कही? महिलाएं और उनका गौरव, यह हमेशा चीजों को जटिल बनाता है, उसने मुड़ते हुए और हॉल से बाहर निकलते हुए खुद से कहा। मैथ्यू जैसे किसी व्यक्ति के साथ तर्क करने का कोई मतलब नहीं था। उसमें जो भी परिवर्तन हुआ था वह स्पष्ट था। यह पहले वाला मैथ्यू नहीं था। लेनॉक्स को अब कार्रवाई करने की जरूरत है। वह इसे जारी नहीं रहने दे सकता था। नहीं, यदि वह रखना चाहता जो उसका था। लेनॉक्स को जाते देख मैथ्यू मुड़ा और उसे अपनी सीट मिल गई। उन्होंने विशेष रूप से कुछ ऐसे लोगों के बगल में बैठने के लिए कहा जिनके वे इतने करीब नहीं थे। उनमें से एक था टेडी। वह गोलाकार मेज के पास पहुंचा और पास के वेटर से कुछ जूस ले लिया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब वेटर ने उसे कागज का एक छोटा टुकड़ा जैसा दिखने वाला सामान दिया। उसने इसे खोला, इसकी सामग्री पढ़ी और मुस्कुराया। तो यह शुरू होता है। अध्याय 74, गुलाब का गुलदस्ता। ठीक है, अब घूरना बंद करो, मैंने कैथरीन का हाथ धीरे से खींचते हुए कहा। वह शायद इसके हर सेकंड का आनंद ले रहा है। उसे संतुष्टि न दें। उसने कैथरीन का हाथ जोर से दबाया। सचमुच यह उसका नुकसान है। तुम यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की हो। स्मार्ट, आत्मविश्वासी, प्रेरित। उसे इससे अधिक और क्या चाहिए? काटो इसे, एलिसा ने आह भरते हुए बुदबुदाया। लोग नोटिस करने लगे हैं। आपको शांत रहने की जरूरत है। कैथरीन हिली नहीं। उसने मुझे अपमानित किया, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। और मैं ईमानदार था। मैथ्यू ने ऐसा कौन सोचा था कि वह ऐसा कुछ खींच रहा था? मई करीब झुक गया। उसे भूल जाओ। अगला भाग शुरू होने वाला है।
आइए टीम को आपका मेकअप ठीक करने दें और यह सुनिश्चित करें कि उसने जो फेंका है उसे वह अच्छी तरह से देख सके। ठीक संकेत पर आयोजन स्थल में रोशनी कम हो गई, जो रात की सबसे प्रत्याशित घटना की शुरुआत का संकेत था। मेजबान ने आगे बढ़कर उत्सव के उस हिस्से की घोषणा की जिसका सभी को इंतजार था, रोज डोनेशन डांस। 6 चयनित लड़कियां डांस फ्लोर पर चलीं, जिनमें से प्रत्येक ने प्रभावित करने के लिए कपड़े पहने थे। उनके हाथों में गुलाबों के लिए तैयार टोकरियां थीं। हर कोई नियमों को जानता था। टोकरी में डाला गया प्रत्येक गुलाब दान के रूप में गिना जाता था, जिसकी कीमत 50 से $100 होती थी, या कोई भी टैग बदल सकता था और एक निश्चित राशि लिख सकता था। जिस लड़की ने सबसे अधिक संग्रह किया वह अंतिम नृत्य जीतेगी और क्रिस्टल रोज ट्रॉफी अपने साथ ले जाएगी, एक उपाधि जो अगले साल के उत्सव तक रहेगी। संगीत तुरंत शुरू हो गया। भीड़ में से कुछ छात्र आगे बढ़ने लगे, कुछ अकेले, कुछ छोटे समूहों में। प्रत्येक के पास गुलाब थे। कुछ ने केवल 1 या 2 ही सौंपे। अन्य लोग स्पष्ट रूप से ढेर के साथ आए थे। दान का ढेर तेजी से जमा हो गया। हर कोई इसकी तैयारी कर रहा था, यहां तक कि फर्श पर मौजूद लड़कियां भी। उनमें से कुछ हफ्तों से इसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने दोस्तों के साथ व्यवस्था भी की कि उन्हें पर्याप्त गुलाब मिलें। कुछ लड़कियों ने अपने माता पिता से कुछ गुलाबों में निवेश करने और अपने दोस्तों से उन्हें देने के लिए भी कहा। हालांकि उनके विपरीत कैथरीन का मानना था कि रात का यह हिस्सा उसका था। उसने भाग देखा और उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ से अधिक संकेत दिए कि कुछ लोग उसके लिए आएंगे। जैसे जैसे गुलाबों का ढेर लगना जारी रहा, मेजबान ने रनिंग टोटल की घोषणा करना शुरू कर दिया। कैथरीन को आश्चर्य हुआ। लड़कियों में से एक, नीना माइल्स, पहले से ही आगे बढ़ रही थी। उसकी टोकरी तेजी से भर रही थी। नीना भी उसी वर्ष में थी, लेकिन वह आमतौर पर अपने तक ही सीमित रहती थी और कभी भी सुर्खियों में नहीं रहती थी। कैथरीन ने शायद ही उस पर कोई ध्यान दिया हो। खैर, आज रात नहीं। कैथरीन की मुस्कान ठिठक गई। तभी उसकी नजर लेनॉक्स पर पड़ी, जो उसे कुछ फूल देने की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेनॉक्स तुरंत उसकी टोकरी की ओर चला गया और वास्तव में उसे गुलाबों का गुलदस्ता दिया। प्रत्येक गुलाब पर टैग देखकर वह तुरंत शर्मा गई। वह निश्चिंत थी कि प्रत्येक गुलाब पर $200 का टैग लगा हुआ था, और लेनॉक्स ने उसे सिर्फ 2 या 3 नहीं दिए। उसने उसे उनमें से एक गुलदस्ता दिया। हमेशा की तरह महसूस होने के बाद मेजबान ने उन्हें एक आखिरी उल्टी गिनती दी। कुछ लड़के आखिरी मिनट में गुलाब के फूल लेकर आगे बढ़े और उन्हें टोकरियों में डाल दिया। नीना को एक मुट्ठी और मिली, लेकिन इससे लेनॉक्स को कैथरीन को कुछ और मुट्ठी भी देनी पड़ी। यह देखकर मैथ्यू ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह पहले से ही कैथरीन के चेहरे पर मुस्कान देख सकता था, यह सोचकर कि वह जीतेगी। अपने पिछले जीवन में उन्होंने केवल इस महिला के लिए 50 ग्रैंड का निवेश किया, जिससे वह जीत गई। मैथ्यू ने खर्राटा लिया। नहीं हो रहा है। बिना कुछ सोचे उसने डीन की ओर सिर हिलाया, जो उससे बहुत दूर नहीं था। डीन ने सिर हिलाया और फिर उसे फूलों का गुलदस्ता दिया। उसे हाथ में फूल ये देखकर कैथरीन की भौहें चढ़ गईं। वह क्या कर रहा था? उसने सोचा। क्या वह उसे फूल देने की योजना बना रहा था? या पहले जो हुआ उसके बाद कैथरीन का मैथ्यू के प्रति गुस्सा 3 गुना हो गया। फिलहाल उसके पास उसे फूल देने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जब तक, जैसा कि उसे उम्मीद थी, मैथ्यू फिर महिलाओं की ओर बढ़ा और वास्तव में उन्हें नीना को सौंप दिया। कैथरीन की आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसने उसे घूरकर देखा तो उसकी निगाहों में नफरत जल उठी। हरामी, वह बुदबुदाया। अब वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? पहले तो उसने उसे लॉबी में शर्मिंदा किया और अब यह। मेजबान ने 2 बार माइक टैप किया। समय समाप्त हो गया है। देवियों और सज्जनों, भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिनती अब शुरू होती है। कैथरीन हिली नहीं। जैसे ही स्वयंसेवक उन्हें इकट्ठा करने के लिए इधर उधर आए, उसकी उंगलियां उसकी टोकरी के हैंडल के चारों ओर कसकर लिपट गईं। उसने कठोर भावों से देखा, जैसे उसकी टोकरी छीन ली गई थी। अब वह बस इंतजार कर सकती थी। कुछ क्षण बाद मेजबान फिर आगे बढ़ा। और यहाँ अंतिम परिणाम है, उसने घोषणा की।
आज रात शीर्ष धन संचयकर्ता नीना माइल्स हैं, जिनकी प्रभावशाली $35,000 है। दूसरे स्थान पर हमारे पास $12,000 के साथ कैथरीन वाइट हैं। मेजबान ने आगे कहा, जैसा कि वादा किया गया था, आज रात जुटाया गया प्रत्येक डॉलर जरूरतमंद बच्चों को दिया जाएगा। आइए हमारी 6 महिलाओं को उनकी भागीदारी के लिए और इस रात को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों को तालियां बजाकर बधाई दें। तालियां बजीं, ज्यादातर नीना के लिए। कैथरीन स्थिर खड़ी रही, उसके सीने में गुस्सा उबल रहा था। नंबर कट गया महसूस करने के लिए उसे दोबारा नंबर सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। वह पहले से ही जानती थी। उसके 10,000 लोग लेनॉक्स से आए थे। वह अपने दम पर केवल 2 का प्रबंधन कर पाई। हालांकि वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि नीना को जिताने के लिए मैथ्यू ने इस बार कितना खर्च किया था। अरे, शांत हो जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम रोने वाली हो। मैंने तुरंत उसकी बाह पकड़ ली। लेकिन मैं आपको दोष नहीं दे सकता। यह अविश्वसनीय है। वह वास्तव में गया और ऐसा किया। कैथरीन ने उत्तर नहीं दिया। वह झुंझलाकर चुपचाप दांत पीसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैथ्यू आज रात उसे नष्ट करने पर तुला हुआ था। वह जानता था कि यह आपके लिए कितना मायने रखता है, मैंने आगे कहा। और उसने फिर भी उसे यह दे दिया। वह आदमी बहुत घृणित है, काश मैं उसे थप्पड़ मार पाता, एलिसा ने कहा। उसकी आंखें मैथ्यू पर सिकुड़ गईं। कैथरीन ने उनकी निगाहों का पीछा किया। नीना के पास आते ही मैथ्यू हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया था। उसने कुछ ऐसा कहा जिसके जवाब में नीना ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। फिर उसने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और वे फर्श के केंद्र की ओर चले गए। रोशनी फिर से धीमी हो गई और अंतिम गाना शुरू हो गया। अब मैथ्यू और नीना सबके सामने नाच रहे थे। यह देखकर कैथरीन के नाखून उसकी हथेली में गड़ गए। वह दूर नहीं देख सकती थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इस दृश्य से मंत्रमुग्ध थी। वह भुगतान करेगा, वह फुसफुसाई। अरे! अचानक उसके बगल से एक आवाज फुसफुसाई। वह मुड़ी और उसे एक वेटर मिला जिसने उसे जूस देते समय सावधानी से एक कागज का टुकड़ा दिया। वेटर ने कहा, कोई चाहता था कि मैं यह तुम्हें दे दूं। कैथरीन ने बिना एक शब्द कहे इसे स्वीकार कर लिया। फिर उसने खुद को माफ किया और वॉशरूम में गई, जहां उसने कागज का टुकड़ा खोला। लगभग तुरंत ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हाँ, मैथ्यू भुगतान करेगा और वह यह सुनिश्चित करेगी। अध्याय 75 दागदार। आप और नीना वहां अच्छे लग रहे थे, टेडी ने कहा जब मैथ्यू ने उसकी कनपटी को रगड़ा। क्या तुम ठीक हो? मैथ्यू थोड़ा पीछे झुक गया। बस सिर दर्द है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ लाऊं? मैथ्यू ने खड़े होते हुए कहा, नहीं, मुझे बस थोड़ी हवा चाहिए। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकला तो भूत लड़की उसके बगल में दिखाई दी। आप वास्तव में बीमार नहीं हैं, उसने उसके पीछे पीछे चलते हुए कहा। तुम यह दिखावा कर रहे हो, ठीक है। मैं यह जानता था। मुझे पता था कि तुम आज रात कुछ करोगे। मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चलता रहा, आंखें आधी बंद थीं, उसका हाथ अभी भी उसके सिर की तरफ दबा हुआ था। भूत उसके बगल में वृत्तों में तैरता रहा। रुको, कोई आ रहा है। यही है ना? सेटअप। ओह, मैं पूरी चीज देखने जा रहा हूं। कितना रोमांचक है। मैथ्यू ने धीरे से गुर्राया और उसकी नाक पर चुटकी काट ली। मैट, जैसे ही वह आगे बढ़ा, डीन ने फोन किया। आप ठीक हैं? आप बहुत अच्छे नहीं लगते। मुझे बस थोड़ी हवा चाहिए, मैथ्यू बुदबुदाया, उसकी आवाज धीमी हो गई। वाह, ठीक है, रुको। डीन उसकी बाह तक पहुंच गया। भूतिया लड़की व्यावहारिक रूप से उछलती हुई उनके बगल में तैरती रही। ओह, आप अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। अपनी ओर देखो। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए नामांकित कर सकता हूं। बहुत आश्वस्त करने वाला। क्या तुम बेहोश हो जाओगे? बेहोशी का काम करो। चलो, बस एक छोटा सा लंगड़ा कर। मैथ्यू ने हल्की सी गुर्राहट दी और दीवार पर थोड़ा झुक गया। मार्क, मेरी मदद करो। वह अच्छा नहीं दिख रहा है, डीन ने फोन किया। मार्क दौड़कर आया और मैथ्यू के कंधे के नीचे एक हाथ डाला। ऐसा लगता है कि यह उसे नीचे गिराने के लिए काफी शक्तिशाली था।
पता नहीं। यह या तो वही है या वह बहुत कमजोर है। ओह, भारी। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। यही वह क्षण है, भूत लड़की ने मैथ्यू के सिर का चक्कर लगाते हुए फुसफुसाया। उन्हें लगता है कि आपका काम हो गया। ओह, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि इसका क्या परिणाम होगा। यह दिन के नाटक से बेहतर है। लिफ्ट के अंदर मैथ्यू ने अपना सिर पीछे झुका लिया, उसकी आंखें आधी झुकी हुई थीं। उसकी सांस उथली थी। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि उसने नीना के साथ ऐसी योजना बनाई थी? मार्क ने पूछा। बेशक उसने किया। वह आत्मसंतुष्ट मुस्कान। हमारे साथ खिलवाड़ करने के लिए उसे यही मिलता है, डीन ने उत्तर दिया। मैथ्यू को पता होगा कि वह नीना को पसंद करता है, इसलिए उसने उसके साथ नृत्य करने की योजना बनाई। भूत ने ताली बजाई। क्या तुमने सुना? उनके साथ खिलवाड़। उन्हें लगता है कि वे मुख्य पात्र हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? लिफ्ट खराब हो गई। वे बाहर निकले और मैथ्यू को दालान तक ले गए। डीन ने कीकार्ड को टटोला, फिर एक शांत अतिथि कक्ष का दरवाजा खोला। यहां उसे बिस्तर पर लिटाओ। मार्क और डीन ने उसे धीरे से नीचे उतारा। मैथ्यू ने हल्की कराह निकाली। डीन खड़ा हुआ और अपनी हथेलियां पोंछी। वह जल्दी नहीं उठ रहा है। अच्छा है, उसे वहीं रहने दो। मार्क ने उपहास किया। उसे यही मिलता है। सचमुच? वह आदमी ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह उस स्थान का मालिक है। मुझे आशा है कि जब वह उठेगा तो उसे पछतावा नहीं होगा। आपको एक अभिनेता होना चाहिए था, भूत ने मैथ्यू के कान के पास फुसफुसाया। बहुत अच्छा। मुझे लगभग विश्वास हो गया कि तुम वहीं मर रहे हो। मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत लेटा रहा और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह ठंडा हो गया है। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। मैंने आपको बताया था, मुझे लगा कि मैंने पहले मैथ्यू को एक महिला के साथ देखा था, कैथरीन ने लेनॉक्स और अन्य लोगों को लिफ्ट की ओर ले जाते हुए कहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह महिला को जानता था, और वह नशे में लग रहा था। लेनॉक्स लिफ्ट के बटन तक पहुंचा, उसकी कलाई कैथरीन की बाह से टकरा रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही था? कैथरीन ने सिर हिलाया, आंखें चौड़ी कीं। सकारात्मक। लेनॉक्स रुका। कैथरीन फिर से बोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह आगे बढ़ा और दरवाजे खुलते ही उसे धीरे से एक तरफ धकेल दिया। मई उसके पीछे कदम रखा। आइए उसे ऐसे ही रहने दें। वह प्रतिशोधी और कृतघ्न है। हमें उस पर कुछ भी बकाया नहीं है। कैथरीन ने पीछे मुड़कर लेनॉक्स की ओर देखा। भले ही वह ऐसा ही हो, फिर भी क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर हम उसकी मदद करें? लेनॉक्स रुक गया। उसकी मदद करो? वह टेडी, क्रिश्चियन और लॉबी में इंतजार कर रहे अन्य लोगों की ओर मुड़ी। क्या आप में से किसी ने मैथ्यू को पहले देखा था? टेडी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। कुछ देर पहले उसने माफी मांगी थी। कहा था कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्रिश्चियन ने उसकी ओर देखा। वे किस कमरे में गए थे? मैंने अनुसरण करने की कोशिश की, कैथरीन ने कहा। लेकिन उस महिला ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। टेडी ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, तभी अचानक लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। जब सभी ने एडम को एक परिचित व्यक्ति के साथ खड़ा देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। एह, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कैथरीन आगे बढ़ी। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। हमें मैथ्यू को ढूंढने में मदद की जरूरत है। वह पहले सबके साथ था। वह कहाँ जा सकता था? एडम ने उसके कंधे पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं। इसके अलावा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हूं। वह एक ओर हट गया और उसने देखा कि फ्रैंक केलर उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसके हाथ में ड्रिंक है। फ्रैंक की भौहें तन गईं। समस्या क्या है? फ्रैंक ने पूछा। कैथरीन ने अपने कंधे उचकाए। हमारा एक सहपाठी शायद नशे में है और एक महिला के साथ कमरे में चला गया है। हम उसके बारे में चिंतित हैं। फ्रैंक हंसा। पुरुष हर समय ऐसा करते हैं। किसी पुरुष के किसी महिला के साथ कमरे में रहने में क्या गलत है? कैथरीन ने दांत पीस लिए। वह बर्बाद लग रहा था।
वह अस्पष्ट बोल रहा था, मुझे नहीं लगा कि यह सुरक्षित है। फ्रैंक ने आह भरी और अपनी आंखें घुमा लीं। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। कैथरीन ने कहा, एडम, आपने पहले वह लिमोजिन चलाई थी। अगर मैथ्यू को कुछ होता है तो आपको जिम्मेदार होना चाहिए। आप मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं जैसे मैंने उससे कुछ ऐसा कराया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं बार में मिस्टर केलर के साथ था। मैंने मैथ्यू को वहां नहीं देखा और सोचा कि वह कार्यक्रम में था। कैथरीन ने कहा, ठीक है, मैंने उसे एक ऐसी महिला के साथ जाते देखा जिसे मैं नहीं पहचानती थी। तुम उसके दोस्त हो। क्या तुम्हें इस बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? एडम ने आह भरी, उसके चेहरे पर निराशा साफ थी। फिर उसने फ्रैंक की ओर देखा। क्या आप बस एक बार हमारी मदद करना चाहेंगे? अगर वहां सचमुच कोई है तो शायद आप हमारे गवाह के रूप में खड़े हो सकते हैं। मैं आपको वह चीज बाद में दिखाऊंगा। फ्रैंक का ध्यान स्थानांतरित हो गया। उसने भौहें उठाईं और कैथरीन और अन्य लोगों की ओर देखा। ठीक है, होटल के चारों ओर एक नजर डालें। उसके बाद मेरा काम हो गया। यह वास्तव में मेरा व्यवसाय नहीं है, इसलिए अगर मैं कुछ भी अवैध होता देखूंगा तो पुलिस को बुलाऊंगा। लेनॉक्स ने सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन मैथ्यू मेरा भाई है। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। कैथरीन ने भौहें चढ़ा दी लेकिन तुरंत कहा, चलो चलें। मुझे पता है कि यह कौन सा कमरा है। समूह लिफ्ट से बाहर निकल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, खून से सनी सफेद चादर में लिपटी एक महिला कमरे से बाहर निकली। उन्हें देखकर महिला चिल्लाने से पहले ही बेहोश हो गई। मदद! कृपया मेरी मदद करें। अध्याय 76, एक जीवंत दृश्य। यहाँ क्या हो रहा है? फ्रैंक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। किसी ने सुरक्षा को फोन किया। रुको, कैथरीन ने उसके सामने कदम रखते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उस कमरे के अंदर लिंडबर्ग परिवार का कोई व्यक्ति है। हम लापरवाह नहीं हो सकते। जब अन्य लोग रोती हुई महिला को अतिरिक्त कोट से ढकने के लिए दौड़े तो फ्रैंक की अभिव्यक्ति धुंधली हो गई। उसकी बाहें खून से सनी हुई थीं और वह स्पष्ट रूप से कांप रही थी। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि जिसने यह किया वह मैथ्यू लिंडबर्ग है? फ्रैंक ने पूछा। हाँ, यह वही है, कैथरीन ने जल्दी से कहा। मैंने उसे उसके साथ देखा। वह नशे में लग रहा था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने पहले सबको बताया, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही फ्रैंक महिला के करीब आया, लेनॉक्स उसके बगल में सख्त हो गया। मिस, क्या आप हमें बता सकती हैं कि उस कमरे के अंदर क्या हुआ था? जवाब में महिला सिसकने लगी, उसके कंधे कांपने लगे। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द अस्पष्ट और अटके हुए थे। जब वह अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। वह स्पष्ट रूप से कुछ कर रही है, मैंने महिला की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। फिर फ्रैंक एडम की ओर मुड़ा। यह गंभीर है। मुझे पुलिस को बुलाने की जरूरत है। यह एक साधारण गलतफहमी से परे है। नहीं, एडम आगे बढ़ा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया, हम अभी कोई दृश्य नहीं बना सकते। फ्रैंक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप चाहते हैं कि मैं दिखावा करूं कि ऐसा हुआ ही नहीं? क्या आप पागल हो गए हैं? सुनो, एडम ने कहा। लेनॉक्स लिंडबर्ग परिवार का उत्तराधिकारी है। उसके पिता ने उसे एक काम दिया था और वह है आज रात मैथ्यू को कतार में रखना। अगर यह विस्फोट होता है तो सिर्फ मैथ्यू ही प्रभावित नहीं होता है, लेनॉक्स भी ऐसा करता है। लेनॉक्स झेंप गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मैथ्यू था, मैथ्यू बस पहले ही वहां था। कैथरीन ने कहा, लेकिन मैथ्यू तुम्हारे पिता स्पष्ट रूप से उसका बहुत समर्थन करते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ घटित हो और तुम्हारे पिता तुम पर दोष मढ़े। आपको उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने कहा कि हमें उसे पहले ढूंढने की जरूरत है। फ्रैंक का जबड़ा कड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर महिला की ओर देखा। मिस, क्या मैथ्यू लिंडबर्ग ने आपके साथ ऐसा किया? महिला ने अपना चेहरा ढक लिया और सिर हिलाया। उसकी सांसें असमान रूप से चल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाली है।
वह ठीक से बात भी नहीं कर सकती, टेडी ने बुदबुदाया। लेकिन उन निशानों को देखो। उसकी बाहों पर, क्रिश्चियन ने कहा। ऐसा लग रहा है कि वह हिट थी। कैथरीन ने कहा, उसने जरूर तड़क भड़क की होगी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उसने मुझे पहले अपमानित किया था। उसके साथ स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। हम पूरी कहानी नहीं जानते, लेनॉक्स ने कहा, लेकिन वह भी अनिश्चित लग रहे थे। और जानने को और क्या है, कैथरीन ने कहा। वह नशे में था। वह एक महिला के साथ एक कमरे में गया। अब वह इस तरह बाहर आ रही है, खून से लथपथ। आप मुझे बताएं कि इसका और क्या मतलब हो सकता है। फ्रैंक ने उन सभी को देखा। मैं इसे अंदर बुला रहा हूं। मैं यूं ही नहीं चल सकता। कृपया श्रीमान केलर, एडम ने फिर कहा। हमें कुछ मिनट दीजिए। आइए अंदर जांच करें। अगर कुछ और है तो हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन बस हमें एक पल दीजिए। फ्रैंक झिझके। महिला कोट को अपने कंधों पर कसते हुए और जोर से सिसकने लगी। क्या यह मैथ्यू था? कैथरीन ने तुरंत पूछा और महिला को सांत्वना देने की कोशिश की। क्या उसने ऐसा किया? अगर उसने ऐसा किया तो बस सिर हिलाओ। महिला झिझकी। उसका सिर थोड़ा झुक गया। देखना, कैथरीन फ्रैंक की ओर मुड़ी। वह जानती है। फ्रैंक ने कमरे की ओर देखते हुए धीरे से सांस छोड़ी। ठीक है, उन्होंने कहा। 5 मिनट, और फिर मैं इसे अपने अंदर बुलाता हूं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैथ्यू ऐसा करेगा, लेनॉक्स ने अचानक कहा। फिर वह फ्रैंक की ओर मुड़ा। मिस्टर केलर, मुझे पता है कि हम करीब नहीं हैं, लेकिन कृपया पुलिस को फोन न करें। इससे पहले कि फ्रैंक कुछ और कह पाता, लेनॉक्स पहले ही एडम की ओर मुड़ गया। आइए नुकसान कम से कम करें। अन्य छात्रों को यहां आकर यह दृश्य न देखने दें। फिर उन्होंने मई की ओर रुख किया। क्या आप कृपया मैनेजर को कॉल कर सकते हैं? उन्हें बताएं कि यह मिस्टर लिंडबर्ग हैं। ठीक है। मैं जाने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे से एक आवाज गूंजी। यह दृश्य बहुत जीवंत है। क्या कुछ हुआ? सभी ने आवाज के स्रोत की ओर अपनी गर्दनें उठाईं और पाया कि मैथ्यू वहां खड़ा है। उसके चेहरे पर स्पष्ट मुस्कान थी। खून है? क्या कोई घायल है? क्या हमें सुरक्षा को बुलाना चाहिए? मैथ्यू। कैथरीन की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। आप यहाँ कैसे? आपका क्या मतलब है, मैं यहाँ कैसे हूँ? जाहिर है मैं दूसरे कमरे में आराम कर रहा था और हंगामा सुना। मैथ्यू ने लापरवाही से लिफ्ट के बगल वाले कमरे की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे लगा कि कहीं आग लगी है और जांच करनी होगी। सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कैथरीन की आंखें सिकुड़ गईं और एडम सख्त हो गया। लेनॉक्स का मुंह थोड़ा खुला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। टेडी सबसे पहले बोलने वाले थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और समूह की ओर इशारा किया। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, मैथ्यू, क्योंकि उसने बाकी सभी की ओर इशारा किया। मुझे लगा कि आपने उस महिला को नुकसान पहुंचाया है। मैथ्यू ने अपना ध्यान फर्श पर बैठी महिला की ओर लगाया। उनकी भौहों पर बल पड़े। उसे नुकसान पहुंचाया? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सो रहा था। मैं किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? आप पहले उसके साथ थे, कैथरीन ने कहा। मैंने तुम्हें देखा। वह तुम्हारे पीछे पीछे कमरे में आई। मैथ्यू की नाराजगी गहरी हो गई। उसने कैथरीन की ओर देखा, फिर महिला की ओर देखा। यह सही नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन में उससे कभी नहीं मिला। वह फिर से कैथरीन की ओर मुड़ा। क्या आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको फ्रेम? कैथरीन ने पूछा। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लेनॉक्स को मुसीबत में डालें। मुझे लगा कि आप बहुत नशे में हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। आप इतने कृतघ्न कैसे हो सकते हैं? मैथ्यू ने कहा, जैसा कि मिस वाइट देख सकती हैं, मुझे किसी बचत की जरूरत नहीं है। हालांकि चूंकि मैं स्पष्ट रूप से यहाँ हूँ, बेदाग और निर्दोष, हमें कमरे के अंदर के लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, मिस वाइट। कैथरीन ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा। जब महिला बाहर भागी तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इसलिए वे उसे बाहर से नहीं खोल सके। उसने दांत पीस लिए।
नोट में कहा गया है कि इस तरह व्यवहार करो और वह अपना बदला ले सकती है। क्या गलत हो गया? क्या नोट सबसे पहले एक जाल था? मैथ्यू ने कहा, ऐसा लगता है कि कमरा अंदर से बंद है। अच्छी बात है कि शोर सुनते ही मैंने मैनेजर और सिक्योरिटी को फोन कर दिया। ठीक संकेत पर लिफ्ट की आवाज आई और 4 लोग बाहर निकले, उनमें से 3 सुरक्षा वर्दी में थे। अध्याय 77। मैं घबरा गया। अरे, हमें यहाँ मदद की जरूरत है। मैथ्यू, तुम क्या कर रहे हो? एडम ने पूछा, लेकिन मैनेजर का ध्यान आकर्षित करते हुए मैथ्यू पहले ही दूर चला गया था। यहाँ किसी को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, मैथ्यू ने कोर्ट में लिपटी महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। उसे खून बह रहा है। हमें मदद की जरूरत है। मैथ्यू, कैथरीन ने फुसफुसाया। आप क्या हैं? यहाँ। यह महिला यहाँ है, मैथ्यू ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए दोहराया। मैनेजर सुरक्षा टीम को इशारा करते हुए आगे बढ़ा। गार्डों में से एक ने मेडिकल घटना के बारे में कुछ बुदबुदाते हुए तेजी से रेडियो पर आवाज दी। एक अन्य व्यक्ति मैनेजर के पास आया और महिला की ओर देखा। पहले सुरक्षा अधिकारी ने कहा, हमें स्टैंड बाय पर एक चिकित्सक की आवश्यकता है और एक प्राथमिक चिकित्सा किट अब। मैथ्यू मैनेजर की ओर मुड़ा। वह उस कमरे से बाहर आ गई, उन्होंने कहा। यह अभी बंद है। मुझे डर है कि अंदर कुछ चल रहा है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया। मेरे पास कुंजी कार्ड है। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और कार्ड स्वाइप किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक धीमी आवाज आई। अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया है, कृपया, मैनेजर ने स्थिति का आकलन करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन मैथ्यू पहले ही आगे बढ़ चुका था और उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। तुरंत हाँफने लगी। अंदर एक मंद रोशनी 3 आकृतियों पर छाया डालती है। कैथरीन ने पलकें झपकाईं। उसका शरीर अकड़ गया। एलिसा, उसने पुकारा। अंदर मौजूद लड़की कंबल के पीछे खुद को बचाने की कोशिश करते हुए तेजी से मुड़ी। उसका चेहरा लाल था, बाल बिखरे हुए थे। मैंने दरवाजे और अपने बगल वाले समूह के बीच देखा। नहीं, उसने कहा। ऐसा नहीं हो सकता। एलिसा मेरे ठीक पीछे थी। वह पहले चली गई। उससे कहा कि उसका पेट खराब है और वह कमरे में वापस चली जाएगी। टेडी ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया। रुको, क्या वह डीन नहीं है? ईसाई ने इशारा किया। और क्या वह मार्क है? कमरे के अंदर वे तीनों अजीब तरह से हाथापाई करने लगे। डीन द्वारा खुद को और एलिसा दोनों को ढकने की कोशिश करने से पहले कंबल थोड़ा फिसल गया। मार्क ने कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाया और नजरें मिलाने से पूरी तरह परहेज किया। वे आखिर क्या कर रहे हैं? लेनॉक्स ने पूछा। स्पष्ट दृष्टिकोण के बावजूद वास्तव में किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। बाहर फर्श पर बैठी महिला ने अचानक फिर से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी सिसकियां शांत हो गईं। मैथ्यू ने कहा, ऐसा लगता है कि आखिरकार मैं उस कमरे में नहीं था। वह मुस्कुराया, अपने बगल में बुदबुदाती भूत लड़की को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वह सिर्फ शो का आनंद लेना चाहता था, उसे इतना शोरशराबा क्यों करना पड़ा? कोई भी अंदर नहीं जाता, प्रबंधक ने समूह की ओर हाथ उठाते हुए दृढ़ता से कहा। हमें घटनास्थल को सुरक्षित करने की जरूरत है। मेडिकल टीम अपने रास्ते पर है। दूसरों को पछाड़ते हुए मैथ्यू आगे बढ़ गया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। उसकी बातें सुनकर कैथरीन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? एडम ने मैथ्यू की ओर एक कदम बढ़ाते हुए पूछा। आपको ऐसा क्यों करना होगा? मैथ्यू ने कंधे उचकाए। मैं घबरा गया। मैंने चिल्लाने की आवाज सुनी, मुझे लगा कि मुझे खून की गंध आ रही है और मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे लगा कि किसी ने हमला किया है या कुछ और। इसलिए मैंने 911 पर कॉल किया, इससे पहले कि मैं प्रबंधक और सुरक्षा को फोन करता। खून की गंध? यह कैसा बकवास तर्क था? मैथ्यू एक अलग कमरे में था। उसे दूसरे कमरे से खून की गंध कैसे आ सकती थी? आपने पहले ही पुलिस को बुला लिया है? फ्रैंक ने पूछा। हाँ, मैथ्यू ने कहा।
और ये सब देख रहे हो? उसने महिला की ओर हाथ लहराया और फिर खुले दरवाजे की ओर। मुझे लगता है कि यह सही कॉल था। यह सिर्फ स्कूल ड्रामा से परे है। किसी को ठेस पहुंची है। हमें इसकी उचित जांच की जरूरत है। तुम्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा था, एडम ने कहा। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। मैथ्यू ने उसकी ओर देखा। क्या आप तब तक इंतजार करते अगर आपको लगता कि बगल में किसी पर हमला किया गया है? अगर कोई खून से लथपथ और इस तरह रोता हुआ बाहर आता तो? मुझे क्या करना चाहिए था, एडम? उन्हें एक पेय दो। मैनेजर एक तरफ हट गया और दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर का दृश्य अस्तव्यस्त था। एलिसा घुटनों पर हाथ रखकर फर्श पर बैठी रो रही थी। उसका मेकअप खराब हो गया था और उसकी पोशाक अस्तव्यस्त थी। कैथरीन की आवाज टूट गई। एलिसा? एलिसा, क्या तुम ठीक हो? एलिसा ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और ध्यान केंद्रित नहीं था। वह स्पष्ट रूप से नहीं है, मैथ्यू ने कहा। अच्छी बात है कि मैंने 911 पर कॉल किया। मुझे समझ नहीं आया। कैथरीन एक कदम पीछे हट गई और मई की ओर मुड़ी। उसने कैसे किया? वह तो हमारे साथ ही थी। आपने कहा था कि उसका पेट खराब है। उसने किया। मुझे लगा कि वह कमरे में वापस चली गई। उसने और कुछ नहीं कहा। यहाँ क्या हुआ? टेडी मैथ्यू के पीछे बुदबुदाया। इस बीच मैनेजर ने तेजी से सांस छोड़ी और सुरक्षा को अंदर आने का इशारा किया। सभी लोग पीछे हटें। मैं इस क्षेत्र को साफ चाहता हूं। किसी भी चीज को मत छुओ। फिर भी मैथ्यू नहीं हिला। उसने अपना सिर हिलाया जैसे कि डीन और मार्क को इस तरह देखकर उसका दिल टूट रहा हो। मैं डीन और मार्क को जानता हूं। वे ऐसा नहीं करेंगे। तब तक नहीं जब तक कि किसी ने उनके साथ खिलवाड़ न किया हो। सही है, टेडी ने सहमति व्यक्त की। उसने फ्रैंक की ओर देखा। डीन और मार्क गुंडे थे, लेकिन मैंने उन्हें किसी महिला को धमकाते हुए नहीं देखा है। यह बिल्कुल सही है कि मैथ्यू ने पुलिस को बुलाया। अगर किसी ने उन्हें नशीला पदार्थ दिया तो क्या होगा? इस बात की जांच की जानी चाहिए। टेडी के पीछे मौजूद अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। पुलिस को बुलाना निश्चित रूप से सही काम था। लेकिन एडम ऐसा कैसे होने दे सकता था? उसने मैथ्यू की ओर घूरकर देखा। आपको पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। इस बिंदु पर वह निश्चित था कि यह मैथ्यू का काम था। उसे एडम की योजना के बारे में पहले से पता रहा होगा और वह तैयारी करने में सक्षम था। फिर उसने वास्तव में एडम के दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए एडम की ही पद्धति का उपयोग किया। नस। हालांकि एडम केवल चुपचाप अपने दांत पीस सकता था। नहीं, मैथ्यू ने कहा। पहली बार एडम ने मैथ्यू की आंखों में कुछ देखा, कुछ ऐसा जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह चिंता के कारण ऐसा कर रहा था। मुझे ऐसा करना चाहिए था। इसे देखो। किसी का खून बह रहा है। दो लोगों के दिमाग से नशा उतर गया है। एक लड़की कोने में रो रही है। हमें क्या करना चाहिए था? किसी के मरने तक इंतजार करना चाहिए? मैथ्यू इतना धर्मी लग रहा था। इसने एडम को अत्यधिक क्रोध से भड़कने पर मजबूर कर दिया। मैथ्यू ने आगे कहा, अगर यह एक सेटअप था तो यह टूटने वाला है। और अगर ऐसा नहीं था तो जिसने भी यह किया है उसे उम्मीद है कि इससे पहले कि मैं खुद इसका पता लगाऊं, पुलिस यहां पहुंच जाएगी। आपका क्या मतलब है? लेनॉक्स ने पूछा कि उसने मैथ्यू की आवाज कब सुनी। जिसने भी इसे स्थापित किया उसने सोचा होगा कि मैं मूर्ख हूं। आप सभी यह सोचकर यहां आए थे कि मैंने ही उस महिला को नुकसान पहुंचाया है। जाहिर है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सौभाग्य से मैं गलत कमरे में था। जाहिर है किसी का इरादा नुकसान पहुंचाने का था। अध्याय 78। सब कुछ बहुत नाटकीय। कितना सुविधाजनक है, मैथ्यू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उस समय के सारे फुटेज गायब हो गए। मैनेजर थोड़ा झुका। हम क्षमा चाहते हैं सर। ऐसा प्रतीत होता है कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। जितना संभव हो सके उसे ठीक करने के लिए हम अपनी तकनीकी टीम के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उसने फ्रैंक की ओर देखा। हमें उम्मीद है कि श्री केलर भी स्थिति को समझ सकते हैं।
फ्रैंक अपनी आस्तीन से अदृश्य धूल साफ करते हुए खड़ा था। मैं दर्जनों हाई एंड होटलों में रुका हूं और मैंने कभी किसी को इतना लापरवाह नहीं देखा। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। मैथ्यू ने उसे जाते हुए देखा, अपने होठों के किनारे पर छिपी संतुष्टि को छिपाते हुए। फ्रैंक ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी। किसी को संदेह नहीं होगा कि यह फ्रैंक ही था जिसने वीडियो मिटाए थे, या कि यह फ्रैंक ही था जिसने पर्दे के पीछे से सब कुछ व्यवस्थित किया था। वह आदमी एक अच्छा अभिनेता था, मैथ्यू ने मन ही मन सोचा। मैथ्यू ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, चूंकि होटल कोई निगरानी फुटेज उपलब्ध नहीं करा सकता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप पूरी तरह से जांच करें। मामला पहले से ही पुलिस के पास है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया। मैथ्यू ने आगे कहा, आप भाग्यशाली हैं कि इसमें शामिल कोई भी पक्ष नाबालिग नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक प्रतिष्ठित होटल के रूप में आपकी प्रतिष्ठा के लिए एक झटका है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आपका प्रबंधन अधिक सावधान रहेगा। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना मैथ्यू सम्मेलन कक्ष से बाहर चला गया। उसने लेनॉक्स और एडम को दालान में खड़े पाया। एडम तुरंत आगे बढ़ा। उन्होंने क्या कहा? मैथ्यू ने उसकी ओर देखा। जाहिर है कैमरे खराब हो गए, इसलिए किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। एडम का जबड़ा भिंच गया। उसने मैथ्यू की ओर घूरकर देखा। क्या तुमने ऐसा किया? मैथ्यू ने एक भौं उठाई। क्या करना है? अभिनय करना बंद करो। एडम करीब आ गया। अभी हम तीन ही हैं। मैथ्यू ने चारों ओर देखा। लेनोक्स चुपचाप किनारे खड़ा रहा। आसपास कोई नहीं था। तभी भूतिया लड़की उसके बगल में तैरने लगी। पुलिस बाकी सभी लोगों से पूछताछ कर रही है, वह फुसफुसाई। उन्होंने उन्हें एक एक करके अलग किया। यह सब बहुत नाटकीय है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको विवरण बताऊं? मैथ्यू ने कहा, मैं अभी भी नहीं जानता कि आप मुझ पर क्या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज रात किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और मैं यह भी जानता हूं, मैं इसे कम नहीं होने दूंगा। वह मुड़ गया, फिर अपने कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे उम्मीद है कि डीन और मार्क जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह उनके लिए एक कठिन रात रही होगी। आप एडम की आंखें बहुत चौड़ी थीं। मुझे पता है तुमने यह किया है। इसका कोई रास्ता नहीं है। वो क्या? मैथ्यू मुस्कुराया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, एडम। मैं घबराए हुए एडम को देखकर मैथ्यू मुस्कुराया। चूंकि अब और कुछ नहीं है, मैं अब छुट्टी लूंगा। अंततः चले जाने से पहले मैथ्यू ने एडम को आखिरी बार देखा। मैथ्यू को इतनी लापरवाही से टहलते देखकर एडम का जबड़ा कड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह विपरीत दिशा में मुड़ते हुए बुदबुदाया। यह अब स्पष्ट था। मैथ्यू ने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यह एक संयोग था, लेकिन एडम के पास बैठकर यह पता लगाने की सुविधा नहीं थी कि कैसे। डीन और मार्क दोनों अस्पताल में थे। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी, लेकिन ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें शामिल महिलाओं ने आरोप दायर करने से इनकार कर दिया था। फिर भी पर्याप्त छात्रों ने परिणाम देखा। गपशप तेजी से फैल रही थी, और गलत कानों तक पहुंचने से पहले एडम को तुरंत कार्रवाई करनी थी, विशेषकर डीन के माता पिता। उन्होंने एक कैब को हरी झंडी दिखाई और सीधे अस्पताल की ओर चल दिए। जब वह पहुंचे तो सीधे उनके कमरे में चले गए। स्टेशन पर एक नर्स ने उसे तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसे रोका नहीं। एडम ने अंदर कदम रखते हुए कहा, मैंने सुना है कि दवा का आप पर ज्यादा असर नहीं हुआ। डीन अस्पताल के बिस्तर पर सीधा बैठा हुआ तमतमा रहा था। एडम ने डॉक्टर से यही बात सुनी थी। डीन के महत्वपूर्ण अंग लगभग तुरंत ही स्थिर हो गए थे, जो संभव नहीं होना चाहिए था। इस बीच मार्क अभी भी बेहोश था। नर्सें उस पर जो कुछ भी इस्तेमाल किया गया था उसके अवशेषों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थीं। डीन ने शांति से उसकी ओर देखा। क्या चल रहा है? तुम्हें याद नहीं? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। डीन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। फिर उसने पूछा, मैं उस कमरे में कैसे पहुंचा? उसकी नजर के पीछे कुछ तेज था, जैसे कि वह वास्तव में कुछ उत्तर पाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि केवल वही पुष्टि कर रहा था जो वह पहले से जानता था।
क्या यह मैथ्यू था? एडम रुका, फिर बोला, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है। डीन ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने इतनी जल्दी दवा कैसे छोड़ दी? उन्होंने कहा कि मार्क का सिस्टम अभी भी इससे भरा हुआ है, लेकिन आप 1 घंटे से भी कम समय में अपने आप खड़े हो गए। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप ठीक हैं? मैं हूं। एडम ने उसे देखा, संदेह घर कर रहा था। वह इस पर अपनी उंगली नहीं रख सका, लेकिन अराजकता के दौरान डीन हमेशा कुछ ज्यादा ही शांत रहता था। लोग उस प्रकार की दवाओं से इतनी आसानी से उबर नहीं पाए जब तक। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। नहीं, अभी समय नहीं था। मुझे आपसे कुछ पूछना है, एडम ने कहा। क्या आपने मैथ्यू को योजना के बारे में बताया? डीन ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा। आप क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? एडम ने झूठ की किसी झलक के लिए उसके चेहरे का अध्ययन किया, लेकिन डीन ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। कोई बात नहीं। वह तुम नहीं थे। तुम अपने आप को इस तरह जोखिम में क्यों डालोगे? एडम बुदबुदाया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। कैथरीन को भी नहीं। उसने बस उस स्क्रिप्ट का पालन किया जो मैंने उसे दी थी। मैंने उसे कुछ भी विशेष नहीं बताया। बस उसे अभिनय करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था। उसने अपने बालों में हाथ फिराया। हाँ, योजना जल्दबाजी में बनाई गई थी, लेकिन इसे काम करना चाहिए था। मैथ्यू को इसमें सीधे चलना चाहिए था। तो आप कह रहे हैं कि किसी ने मैथ्यू को गुप्त सूचना दे दी? डीन ने पूछा। एडम ने सिर हिलाया। यह एकमात्र स्पष्टीकरण है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह योजना का इतनी सटीकता से मुकाबला कर सके जब तक कि उसे समय से पहले पता न चले। यह ऐसा था जैसे मैथ्यू हर चीज के लिए तैयार था। ऐसा लग रहा था जैसे वह शुरू से ही उनकी योजना को जानता था। एकमात्र प्रशंसनीय व्याख्या यह थी कि किसी ने उसे चेतावनी दी थी। और एडम के अलावा केवल डीन और मार्क ही उनकी योजना की बारीकियों के बारे में जानते थे। डीन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। इसे भूल जाओ। अब इस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो चले गए हैं। सबूत के बिना कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि वास्तव में क्या हुआ था। वह कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। मैंने पहले ही छात्र परिषद से बात कर ली है। कहानी नहीं फैलेगी। और मैंने चीजों को गुप्त रखने के लिए होटल प्रबंधक को भुगतान किया है। जो भी अफवाहें चारों ओर उड़ती हैं, जब कोई ठोस बात सामने नहीं आती तो वे फीकी पड़ जाएंगी। उसकी नजर डीन पर गई। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपका नाम साफ रहे। आपको इसमें आगे नहीं घसीटा जाएगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हालांकि इससे पहले कि वह डीन को बता पाता कि उसकी योजनाएं क्या हैं, उसका फोन कंपन करने लगा। उसने कॉल का उत्तर दिया और भौहें सिकोड़ लीं। अध्याय 79, एक आध्यात्मिक इकाई। प्रिंसिपल विल्सन अस्पताल के कमरे के किनारे पर खड़े थे और चारों ओर देखते हुए अपने कोट के कफ को समायोजित कर रहे थे। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें डीन पर टिका दीं। सबसे पहले, मैं सप्ताहांत में और जब आप इस अवस्था में थे तब इसे आपके पास लाने के लिए माफी मांगता हूं, विल्सन ने कहा। लेकिन घटना की प्रकृति और यह पहले से ही कितनी दूर तक फैल चुकी है, इसे देखते हुए स्कूल ने कल रात एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई। डीन अपने बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। डीन, प्रिंसिपल विल्सन ने आगे कहा, मैं शब्दों को गलत नहीं ठहराऊंगा। विश्वविद्यालय अभी भारी जांच के दायरे में है। आपका नाम पहले से ही छात्र मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित हो रहा है। फिर उसकी नजर एडम पर पड़ी जो पास ही खड़ा था। आपका, एडम और मार्क का नाम बिल्कुल सटीक है। एडम ने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। विल्सन ने कहा, मैं जानता हूं और हम समझते हैं कि डीन और मार्क किसी पदार्थ से प्रभावित थे। और पुलिस रिपोर्ट इसका समर्थन करती है। लेकिन दुर्भाग्य से घटनास्थल पर आपकी उपस्थिति, इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान के साथ मिलकर मामले को जटिल बनाती है। इसलिए हमने आपको और मार्क को निलंबित करने का फैसला किया है। निलंबन? मैं, डीन ने पूछा। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। अस्थायी रूप से, विल्सन ने स्पष्ट किया। अगली सूचना तक।
यह कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है। यह आपके और विश्वविद्यालय के लिए सुरक्षात्मक है। डीन ने दांत पीस लिए। मुझे नशीला पदार्थ दिया गया था। बहुत देर हो जाने तक मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। इसके लिए मुझे निलंबित क्यों किया जाना चाहिए? विल्सन ने आह भरी। हम जानते हैं, लेकिन मुद्दा अपराध बोध का नहीं है। यह प्रकाशिकी है। इसमें शामिल लड़कियों में से एक एलिसा फोर्टनर थी। उसका परिवार पहले ही कई बार बोर्ड तक पहुंच चुका है। वे जवाबदेही चाहते हैं। सार्वजनिक रूप से। डीन की मुट्ठियां चादरों पर चिपक गईं। मैंने उसे नहीं छुआ। मैंने किसी को नहीं छुआ। हमें आप पर विश्वास है, विल्सन ने कहा। लेकिन विश्वास यहां मुद्दा नहीं है। जनता की धारणा है। आपका निलंबन आपके रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। यह एक कूलिंग ऑफ अवधि है और बोर्ड को उम्मीद है कि चीजें 1 या 2 सप्ताह में खत्म हो जाएंगी। एडम ने डीन की ओर देखा, फिर आगे बढ़ गया। आप उसे बलि का बकरा बना रहे हैं। नहीं, हम एक बड़े तूफान को रोक रहे हैं, विल्सन ने उत्तर दिया। एलिसा के पिता एलए के मेयर के इकलौते भाई हैं। हम दोनों नहीं जानते कि वे क्या करने में सक्षम हैं। इसके अलावा अगर स्कूल कुछ नहीं करता है तो वह स्पष्ट रूप से इसे तब तक बढ़ाएगा जब तक हम सभी अदालत में नहीं पहुंच जाते। डीन बहुत देर तक चुप रहा, फिर ऊपर देखा। तो मैं तब तक बाहर हूं जब तक मीडिया भूल न जाए। विल्सन ने सिर हिलाया। यह वास्तविकता है। मुझे खेद है, लेकिन अगर आपको इस दौरान किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सहायता करूंगा। हालांकि अभी मेरा सुझाव है कि आप बाहर जाने से बचें। अपने शरीर को ठीक होने दें। साथ ही आपको स्कूल के परिसर के पास जाने की अनुमति नहीं है। कृपया समझें कि हम केवल आपके भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। एडम और डीन दोनों को अलविदा कहने से पहले प्रिंसिपल विल्सन ने आह भरी। इसके बारे में चिंता मत करो। मैं अभी अपने पिता को फोन करने जा रहा हूं। एडम ने जल्दी से अपना फोन लिया और अपने पिता को फोन करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। एक बार अकेले डीन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन आखिरी चीज जो उसे याद थी वह मैथ्यू को बिस्तर पर रखना था। उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगली बात जो उसे पता चली वह यह कि वह पहले से ही दूसरों के साथ बिस्तर पर था। उसने दांत पीस लिए। प्रिंसिपल विल्सन और एडम के चले जाने के बाद डीन काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। वह दरवाजे से एडम की दबी हुई आवाज सुन सकता था, शायद अपने पिता के साथ बहस कर रहा था। यह स्कूल सिर्फ एक प्रतिष्ठित नाम या कैरियर महत्वाकांक्षाओं की ओर एक कदम नहीं था। यह वह जगह थी। वर्षों की खोज के बाद उसे एकमात्र स्थान मिला। इतने साल पहले जब उन्होंने पहली बार डेस्टिन शहर की विसंगति के बारे में पढ़ा तो उन्हें लगा कि यह एक शहरी किंवदंती है। नेक्सियन चैट फोरम से एक अफवाह साजिश के धागों के नीचे दबी हुई। लेकिन फिर उन्होंने रिकॉर्ड देखा। इस क्षेत्र के आसपास नेक्सियनों की असामान्य आवाजाही और तथ्य यह है कि बहुत से परिवार इस बारे में बात नहीं करते कि 18 या इतने साल पहले क्या हुआ था। यह सब जुड़ गया। महीनों से वह अपना समय बर्बाद कर रहा था और अपरिहार्य में देरी कर रहा था, उस रास्ते पर कदम रखने से रुक रहा था जिसका सामना हर नेक्सियन को करना था। लेकिन उन्होंने इस स्कूल को यूं ही नहीं चुना था। उन्हें पाठ्यक्रम या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। वह यहाँ एक कारण से आए थे। विश्वविद्यालय के मैदान के नीचे अधिकांश छात्रों और कर्मचारियों की समझ से परे कुछ प्राचीन छिपा हुआ था। एक आध्यात्मिक इकाई जो अस्थिर और अपरिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। एक अप्राकृतिक जागृति को मजबूर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली अवशेष। ऐसी ही कुछ जागृति का प्रयास करने का साहस किया। वह प्रकार जो स्पिरिट स्टोन्स या किसी बुजुर्ग के नियंत्रण पर निर्भर नहीं था। यह एक जागृति थी जो उसके मूल को आकार देगी और उसकी सीमाओं को तोड़ देगी। डीन ने फिर से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। 5 दिनों में ब्लड मून उगेगा। उसने सब कुछ ठीक ठीक समय पर कर लिया था। अनुष्ठान शुरू करने के लिए स्कूल के नीचे जाने और उस सीलबंद स्थान में अभी भी मौजूद किसी भी ताकत का सामना करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। और अब
उसने कड़वी हंसी छोड़ी। मैं यहाँ छात्र की भूमिका निभाने नहीं आया हूँ, डीन ने बुदबुदाया। मैं यहाँ जागने आया हूँ। उसने अपना गृहनगर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह अपने पिता और सभी को यह साबित करना चाहता था कि वह सबसे मजबूत हो सकता है। उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और अपने अभिमान के कारण उनसे कोई भी सहायता लेने से इनकार कर दिया। डीन ने स्कूल के लेआउट का अध्ययन किया था और संदिग्ध क्षेत्र के आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव पर नजर रखी थी। सब कुछ स्कूल की परित्यक्त इमारतों की ओर इशारा कर रहा था। उसे जल्द ही इसका सामना करना था। जागृति को बल दो, दबाव से बचे, और फिर यदि वह सफल हुआ तो इसके खंडित कोर का उपभोग करें। यह खतरनाक था, शायद घातक, लेकिन अगर उसने इसे पूरा कर लिया तो उसका नेक्सस हर किसी की तरह आरंभिक चरण में नहीं आएगा। यह छलांग लगाएगा, तेजी से अनुकूलन करेगा, तेजी से स्थिर होगा और शायद वेंड स्टेज तक शुरुआती पहुंच को भी अनलॉक कर देगा। अब चूंकि स्कूल उसे दूर रखने की कोशिश कर रहा था, समरेखा खिसकती जा रही थी। इकाई इंतजार नहीं करने वाली थी। वह भी नहीं था। उसने खिड़की की ओर देखा। कहीं दृष्टि रेखा के पार स्कूल ऊंचा और अबाधित खड़ा था। उन्होंने अपना सारा समय फीके ब्लूप्रिंटों का पता लगाने, स्कूल के फायरवॉल को तोड़ने और भूमिगत मानचित्र को याद करने में नहीं बिताया ताकि अब हार मान सकें। नहीं, वह वापस आने का रास्ता खोज लेगा। अध्याय 80 भूलने की बीमारी वाला भूत। निलंबन मैथ्यू ने अपने नाश्ते के सैंडविच का आनंद लेते हुए भौहें चढ़ा दी। हाँ, प्रिंसिपल विल्सन ने फोन किया और हमें सूचित किया कि इसमें शामिल सभी लोगों को निलंबित कर दिया जाएगा। डीन फिट्स और मार्क, साथ ही मिस एलिसा क्रिस्टोफ ने उसे उत्तर दिया। मैथ्यू ने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि वे इसे गंभीरता से लेंगे। क्या आपने मार्क और डीन दोनों की पृष्ठभूमि पर गौर किया है? हाँ, दोनों शहर से नहीं हैं। मार्क अपने दादा के लिए यहाँ आया था, जबकि डीन फिट्स। क्रिस्टोफ रुक गया, जिससे मैथ्यू अपने सैंडविच से ऊपर देखने लगा। डीन के बारे में क्या? क्रिस्टोफ ने कहा, ऐसा लगता है कि उनका परिवार दक्षिण अफ्रीका से है। उनका इस जगह पर कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन उनके पिता हांगकांग में स्थित एक लॉजिस्टिक्स व्यवसायी हैं। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। और समस्या क्या लगती है? मैथ्यू ने पूछा। उनकी पृष्ठभूमि बहुत साफ है। मैथ्यू को नहीं पता था कि साफ सुथरी पृष्ठभूमि होना अब इतनी बड़ी समस्या है। भूत लड़की ने अचानक उसके बगल में कहा, किसी कारण से फिट्स उपनाम थोड़ा परिचित लगता है। अब तक मैथ्यू ने इस लड़की की उपस्थिति को नजरअंदाज करना सीख लिया था। मुझे लगता है कि मैं फिट्स को जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह पहला नाम था या अंतिम नाम, इसलिए। मैथ्यू ने सिर हिलाया। वैसे भी, क्या आप निश्चित हैं कि लेनॉक्स ने पार्टी को अस्वीकार कर दिया है? हाँ सर, उसने बस हमसे अपना सामान ले जाने में मदद करने के लिए कहा था। मैथ्यू ने सिर हिलाया। फिर उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। फिर उसने अपने स्थानिक बैग से स्पिरिट स्टोन निकाला। चूंकि उसने आखिरी बार एक का सेवन किया था, भूख वापस नहीं आई थी। हालांकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने हवेली के आसपास कुछ आत्माओं को भी निगल लिया था। उसका नियंत्रण बेहतर हो गया था। अब केवल एक विचार से एक भूत उसमें धीरे धीरे और लगातार घुलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैथ्यू अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा, उसने स्पिरिट स्टोन को अपने सामने रखा, लेकिन अभी तक उसे छुआ नहीं। इसके बजाय उसने अपनी उंगलियों को धीरे धीरे मोड़ा और अपने जोड़ों में सूक्ष्म प्रतिरोध, अपने टेंडन में तनाव देखा। उसने पिछले कुछ दिनों में बदलावों पर गौर किया। शुरुआत में सूक्ष्म, लेकिन नजरअंदाज करना असंभव था। उसका रूप नहीं बदला था, उसका ढांचा वैसा ही रहा, और उसके चेहरे पर कोई अजीब विशेषताएं नहीं दिखीं। भूत लड़की ने उसे चेतावनी दी थी कि स्पिरिट स्टोन का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर को नुकसान हो सकता है, लेकिन अब तक उसे बख्शा नहीं गया था। फिर भी कुछ बदल गया था। अब ताकत थी। वह अधिक मजबूत, तेज महसूस कर रहा था। वह खड़ा हुआ और मेटल बार के पास गया और कोठरी के फ्रेम को छुआ। न्यूनतम प्रयास के साथ उसने खुद को रोकने से पहले उसे थोड़ा मोड़ लिया। कुछ हफ्ते पहले वह ऐसा नहीं कर सकता था। अब ऐसा लग रहा था मानो मुलायम मिट्टी खींच रहा हो। तब उसका मूल था।
मैथ्यू फिर से बैठ गया। उसने ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंतरिक दुनिया की शांति के भीतर उसने अपने नेक्सस कोर की लयबद्ध नाड़ी को महसूस किया। एक समय अस्तव्यस्त और बेडौल, अब यह स्थिर हो गया था। लगभग 20%, ऐसा उनका अनुमान था। उन्होंने यह जानने के लिए पर्याप्त अध्ययन किया था कि प्रगतिशील कोर कैसा महसूस होता है। उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा या ऐसे ही अब और नहीं बिखरी। यह बहता था असमान रूप से, हाँ, लेकिन एक केंद्रीय खिंचाव के साथ। जब उसने आत्माओं को आत्मसात कर लिया तो इससे उसकी नसों पर दबाव नहीं पड़ा या उसे अंदर से बाहर तक हिलाने पर मजबूर नहीं होना पड़ा। उनके शरीर ने इसे स्वीकार कर लिया। असली निशानी भूख थी, या यूं कहें कि इसका अभाव। जब उन्होंने पहली बार आत्माओं को अवशोषित करना शुरू किया तो भूख लहरों की तरह हिंसक और घुसपैठ करने वाली थी। इसके बदले उसे भस्म करने की धमकी दी गई। लेकिन अब वह उस आग्रह के बिना कई दिन गुजार सकता था। और जब उसने एक आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे अभी उसने ऊपर देखा। भूतिया लड़की छत के पास चुपचाप तैरती हुई उसे देखती रही। एक ही विचार से उसके चारों ओर का स्थान सख्त हो गया। परिवेशीय आध्यात्मिक ऊर्जा सूक्ष्मता से बदल गई। वह सहम गई। क्या क्या कर रहे हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैथ्यू ने दूर देखा और स्पिरिट स्टोन पर ध्यान केंद्रित किया। लड़की ने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि वह कोई भूत नहीं है। उसने बिना सोचे समझे उसे पहले भी छू लिया था। लेकिन अभी जो कुछ हुआ उससे अन्यथा संकेत मिलता है, या कम से कम यह संकेत मिलता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं उत्सुक हूं, उन्होंने कहा। आप दावा करते हैं कि आप भूत नहीं हैं। यदि यह सच है तो आप वास्तव में क्या हैं? लड़की ने हंगामा किया। मैं तुम्हें अपने रहस्य क्यों बताऊं? आप चाहते थे कि मैं आपका शव ढूंढूं, याद है? मैथ्यू ने पूछा। मैं कुछ कब्रें नहीं खोद रहा हूं। तुम्हें किसने बताया कि मैं किसी कब्र के अंदर हूं? तुम्हें अपना शव भी नहीं मिला। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें जमीन के नीचे दफनाया नहीं गया है? मैथ्यू ने पूछा। आप कितने आश्वस्त हैं कि आप मरे भी नहीं हैं? मैथ लड़की ने भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन मुझे पता है कि मैं जीवित हूं। मैं कोई भूत नहीं हूं। यदि आप ये बातें याद नहीं रख सकते तो क्या आप ऐसा बनने से पहले कुछ भी याद कर सकते हैं? उसने पूछा। ठीक है, लड़की झिझकी। मैं जानता हूं कि मैं ऐसे परिवारों से आया हूं जो अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा? सिस्फी फिल्मों की तरह? मुझे इस तरह मत देखो। मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा। उन चीजों के बारे में क्या जो आपने मुझे सिखाई। निश्चित रूप से आप स्पिरिट स्टोन्स और नेक्सियंस के बारे में अधिक याद कर सकते हैं, है ना? ठीक है, लड़की उससे दूर चली गई। ठीक है, ज्यादा नहीं, सचमुच। आपका क्या मतलब है? मैंने आपको बस बारीकियां सिखाई। एक बच्चा, मेरा मतलब है एक युवा नेक्सियन उन चीजों को जानता होगा। यह बुनियादी बातों की मूल बातें हैं। मुझे याद है कि जब मैं 5 साल का था तब मैंने इसे सीखा था। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। वहां एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में वह नहीं जानता था। तो क्या आपके पास अपने वास्तविक शरीर के बारे में कोई सुराग है? उसने पूछा। अच्छा, मुझे मत बताओ कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। जब से वे मिले थे तब से यह लड़की रहस्यमयी थी। रुको, क्या तुम्हें अपना नाम भी पता है? बेशक, मैथ लड़की ने भौहें चढ़ाईं। तो आप अपना नाम नहीं जानते? मैथ्यू ने सिर हिलाया। और आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्या आप निश्चित हैं कि आप जापान से नहीं हैं? आप शायद कहीं मर गए हैं, एक समुराई की तरह जो दसियों साल पहले युद्ध में मर गया था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं मरा नहीं हूं। लड़की ने आंखें घुमा लीं। मैं जानता हूं कि मैं मरा नहीं हूं। मैं मर नहीं सकता। लेकिन आप अपना नाम या आपका शरीर कहाँ है यह भी नहीं जानते। आप बस इतना जानते हैं। क्या इसीलिए मैंने आपसे मदद नहीं मांगी? उसने पूछा। मैथ्यू ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह बस उस भूत लड़की को देखता रहा।
एक अविश्वसनीय मार्गदर्शक अभी भी इस अजीब दुनिया में कुछ भी नहीं होने से बेहतर था। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन हमें एक शुरुआती बिंदु की जरूरत है। आपको सीएनए जाना होगा। सीएनए, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कैलिफोर्निया, चीन। आखिर सीएनए क्या है? यह एक स्कूल है। एक स्कूल, उसने दोहराया। आपका मतलब नेक्सियंस के लिए है? उसने सिर हिलाया। नेक्सियंस के लिए एक वास्तविक स्कूल है। मैथ्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। सही, मेरा ऐसा ही सोचना है। आपको याद नहीं है क्या? एक और सिर हिलाया। महान। वह एक भूलने वाली भूत से फंस गया था। सीएनए का मतलब क्या है? उसने अपना लैपटॉप खोलते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। उसने उसे घूरकर देखा, निःशब्द। आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है या यह कहाँ है? तो मैं इसे वास्तव में कैसे ढूंढूं? अध्याय 81, कक्षाएं। तो उसे यह भी याद नहीं है कि सीएनए का क्या मतलब है? मैथ्यू ने बुदबुदाया। उसकी आंखें कार की खिड़की के बाहर के दृश्य पर टिकी थीं। उन्होंने पूरी रात लेखों, मंचों, यहां तक कि एन्क्रिप्टेड साइटों को खंगालने में बिताई। दुख की बात है कि कुछ भी सामने नहीं आया। सीएनए नामक स्थान का एक भी विश्वसनीय उल्लेख नहीं है। उन्हें लगा कि यह गुप्त होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वह भूत लड़की कितनी बेकार निकली। कोई निर्देशांक नहीं, कोई पूरा नाम नहीं, यहां तक कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी नहीं। उसने बस इतना कहा कि यह शब्द उसकी स्मृति में उभर आया। स्मृति, मेरी गांड। उसने कड़वाहट से सोचा। उसे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि उसने खुद को किस तरह की गड़बड़ी में फंसा लिया है। मैथ्यू ने स्कूल के गेट से बाहर कदम रखते ही अपनी सांसों में एक शांप दिया। उसके बैकपैक का वजन उसके कंधे पर हल्का सा था। उसने मन ही मन सोचा, बैग के अंदर जगह होने का मतलब असल में कुछ और ही है। भूतिया लड़की बाकी सभी के लिए अदृश्य होकर उसके पीछे बस कुछ ही कदम की दूरी पर तैर रही थी। आप फिर से बड़बड़ा रहे हैं। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह कल रात सोया नहीं। इसके बजाय उन्होंने इंटरनेट पर खोजबीन की, अस्पष्ट संदेश बोर्डों को क्रॉस रेफर किया, पुस्तकालय अभिलेखागार को स्कैन किया, और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई लेख नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई लीक हुआ वीडियो नहीं। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि सीएनए नामक कोई स्थान अस्तित्व में भी था। उसने बहुत अधिक समय बर्बाद किया और कुछ भी नहीं खोजा। भूतिया लड़की के अनुसार वहां नेक्सियंस के लिए स्कूल थे। वास्तविक संस्थागत प्रशिक्षण केंद्र दुनिया भर में छिपे हुए हैं। साम्राज्यों जितना पुराना, अधिक उम्र का, शायद। मुख्य भवन की ओर चलते हुए मैथ्यू ने अपना जबड़ा भींच लिया। तो क्या नेक्सियन सदियों से दुनिया से छुपे रहने के लिए कुछ चुनिंदा इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे थे? यदि यह सच था तो निहितार्थ बहुत बड़े थे। इसका मतलब था कि हर किसी की नाक के नीचे एक समानांतर समाज संचालित होता था, अदृश्य, अछूता और संरक्षित। वह हॉलवे बुलेटिन बोर्ड के पास रुका और नोटिसों को बिना देखे ही स्कैन कर लिया। तो मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए, वह बुदबुदाया। एक बार जब कोई जाग जाता है तो उसे इन छिपे हुए नेक्सियन स्कूलों में से एक में नामांकित किया जाना चाहिए। यह सही है, भूत लड़की ने उत्तर दिया। आप ऐसे ही इधर उधर नहीं घूम सकते। अप्रशिक्षित नेक्सियन अपने और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए खतरनाक हैं। और यह आपको एक आसान लक्ष्य बनाता है। और तुम मुझे इस बारे में भी बताना भूल गए, उसने पूछा। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो मुझे वह बात याद आ जाती है। मैथ्यू ने आह भरी। और मेरा मानना है कि स्कूल की वेबसाइट पर कोई नामांकन फॉर्म नहीं है। नहीं, मैथ्यू ने आह भरी। स्कूल ढूंढना भी कठिन हिस्सा नहीं था। पहुंच प्राप्त करना था। उसे साबित करना होगा कि वह जागृत था। वह अस्पष्ट ऐसे ही निशान वाला कोई यादृच्छिक लड़का नहीं था। फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। उसने भीड़ से दूर एक और दालान की ओर रुख किया। आपने कहा कि प्रत्येक स्कूल की एक विशेषता होती है ना? हाँ।
नेक्सियन स्कूल कक्षा की ताकत को अनुकूलित करने के लिए बनाए गए हैं। सही है। कक्षाएं। लड़की अपनी उंगलियां आपस में मिलाते हुए करीब आने लगी। 5 मुख्य वर्ग हैं, कम से कम मुझे तो यही याद है। मैथ्यू ने चलना बंद कर दिया। उनकी सूची बनाओ। शेपर्स। वे मांसपेशियों के प्रकार हैं। ताकत, गति, सहनशक्ति। वे शारीरिक रूप से उन्नत हैं। ठीक है। नाली। मौलिक उपयोगकर्ता। आग, पानी, धातु इत्यादि। कुछ तत्वों को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यह दुर्लभ है। समझ गया। बाइंडर्स। मानसिक विशेषज्ञ। वे भावनाओं, स्मृति और दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैथ्यू ने भौं उठाई। अवैध लगता है। इसीलिए उन्हें गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। और वे बहुत दुर्लभ भी हैं। निष्पक्ष। चलते रहो। टेथर्स। वे अंतरिक्ष और कभी कभी समय में हेरफेर करते हैं। छोटी दूरी को ब्लिंक करते हुए छोटे आयामी पॉकेट बनाते हैं। ऐसी ही चीजें। डायमेंशनल हैक्स। तो आप एक तरह से टेदर हैं। मैथ्यू बीच बीच में रुक गया। उसने कक्षाओं के बारे में जो कुछ भी कहा था उसे आत्मसात कर लिया। तो नेक्सियंस के पास वास्तव में महाशक्तियां हैं। हालांकि अगर ये नेक्सियन अंतरिक्ष में हेरफेर कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, किसी के दिमाग को झुका सकते हैं, तो फिर दुनिया क्यों नहीं बदली? वह चलता रहा, आंखें स्कूल के दालान में घूमती रहीं, आम छात्रों को अपना दिन गुजारते हुए देखता रहा। सभी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे यह एक और सोमवार हो। लेकिन अगर उसने जो कहा उसका एक अंश भी वास्तविक था, तो दुनिया अब तक अलग दिखनी चाहिए थी। क्या ये लोग शक्तिशाली नहीं थे? क्या वे बस कार्यभार नहीं संभाल सकते? तभी उस पर हमला हो गया। सत्ता का मतलब आजादी नहीं है। तब नहीं जब यह जोखिम के साथ आया हो। उसे याद आया कि कैसे भूत लड़की ने शरीर पर तनाव, ऐसे का उपयोग करने की लागत, जलन, आध्यात्मिक पतन के बारे में बात की थी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे क्षमताओं के परिणाम होते हैं, स्थायी। शायद अधिकांश नेक्सियन अपनी शक्ति से न मरने की कोशिश में बहुत व्यस्त थे। शायद इसका ज्यादा इस्तेमाल सजा थी। फिर एक्सपोजर हुआ। यदि इनमें से कुछ भी बाहर चला गया तो सरकारें सख्त हो जाएंगी, सेनाएं व्यवस्था को तहस-नहस कर देंगी, निजी कंपनियां लोगों को लूटने की कोशिश करेंगी। जैसे ही दुनिया ने नेक्सियंस को खतरे के रूप में देखा, कोई वापस नहीं आएगा। कोई भी भागकर अपना जीवन नहीं जीना चाहता। उनकी भौहों पर बल पड़े। यदि वहां नेक्सियनों की कोई गुप्त दुनिया थी, तो इसका कारण यह नहीं था कि वे कायर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जीवित बचे थे। और अंत में पाठक। वे संवेदी वर्ग हैं। ट्रैकर, ऊर्जा पाठक, झूठ पकड़ने वाले, और उनमें से कुछ आत्माओं के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। मेरे जैसा, मैथ्यू बुदबुदाया। ठीक है। आप हो सकते हैं। जब तक आप पूरी तरह से जाग नहीं जाते तब तक इसकी पुष्टि नहीं होती है। लेकिन आत्माओं और मेरे जैसे लोगों को देखने और उनसे बात करने की आपकी क्षमता असामान्य है। मैथ्यू भौंचक्का रह गया। जिस तरह से उसने कहा वह तारीफ जैसा नहीं लगा। असामान्य से आपका क्या मतलब है? उन्होंने सोचा कि यदि यह एक कौशल है तो यह सबसे आम बुनियादी कौशल में से एक होगा। क्योंकि इसका मौत से कुछ लेना देना है। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मौत कोई साधारण बात नहीं है। वह करीब आ गई, लगभग उसके कंधे को ब्रश करते हुए। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली नेक्सियनों ने भी मौत को धोखा देने की कोशिश की है। वे आध्यात्मिक पत्थरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में मौत से नहीं बच पाता है। उसने आह भरी, मानो विषय से थक गई हो। ज्यादातर लोग जो मौत के बारे में सोचते हैं, पाठक जो आत्माओं को महसूस करते हैं, वे 1 या 2 भूत देख सकते हैं। लेकिन उनसे बातचीत करना, यह दुर्लभ है। उसने अपनी कनपटी पर उंगली थपथपाई। जब तक वे वेंट स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, तब भी केवल लगभग 20% ही वहां तक पहुंच पाते हैं, और वे पहले ही मौत का जोखिम उठा चुके होते हैं। मैथ्यू ने उसे चुपचाप आत्मसात कर लिया। तुम्हें यह कैसे पता चला? उसने अचानक पूछा।
तुम्हें कैसे पता चला कि सबसे शक्तिशाली नेक्सियन भी मौत से नहीं बच सकते? मैथ्यू भौंचक्का रह गया। आपने कहा था कि आपकी याददाश्त या कुछ और खो गया है। तो आपको यह कैसे पता चला? क्या इसे अभी भी बुनियादी ज्ञान माना जाता है? इस बार लड़की ने भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने कहा, मुझे मुझे बस यह याद आया। इससे पहले कि मैथ्यू प्रतिक्रिया दे पाता, पीछे से एक हाथ उसकी बाह पर आ गया। एक तरल गति में उसने कलाई पकड़ी और उसे जोर से दबाया। दालान में एक तेज दरार गूंज उठी। आह! रुको! तुम कमीने! उसके पीछे की आवाज गुर्राने लगी।